हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने कॉजेस के जिसमें वेस्टर्न की कंप्लेंट्स हैं सोवियत यूनियन में उसके रिगार्डिंग किया, जिसमें हमने वेस्टर्न का व्यू पॉइंट किया। एंड आज जो कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर हैं इसमें हम सोवियत और ईस्टर्न है इनकी ग्रीवेंस देखेंगे अगेंस्ट वेस्ट। अब यूएसएसआर है वो यूएसए के अगेंस्ट क्या कहते हैं। जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं इसमें टू ब्लॉक्स की बात करते हैं, यूएसए ब्लॉक एंड सोवियत यूनियन का ब्लॉक। तो हमने अमेरिका क्या कह रहे हैं इसके ब्लॉक हैं, इसकी कंप्लेंट्स को सुन लिया। अब हम इसका जो कंक्लूजन है इसके कॉजेस हैं वो देखने के लिए हमको सोवियत यूनियन के जो कॉजेस हैं उसकी कंप्लेंट्स हैं इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तब हम जाकर कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कसूर किसका था। तो जब हम सोवियत यूनियन की कंप्लेंट सुनते हैं तो वो क्या क्या होती हैं। सोवियत यूनियन है वो क्या कहता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी इसमें जे दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे थे, जे अलाइड पावर्स थी, लेकिन एक्चुअल में जो सोवियत यूनियन है वो वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। लेकिन जो यूएसए है यूएसए ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन है यूएसए की अलाइड पावर है इसमें मिल जाता है एंड जर्मनी के अगेंस्ट वॉर करता है। तो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना जे कहीं ना कहीं यूएसए की स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो आज के सेशन में जो हमारे व्यू पॉइंट हैं सोवियत यूनियन के हैं। तो सबसे पहले मूव्स ऑफ द अमेरिकन ब्लॉक to contain the role of Soviet Union at world level। तो सोवियत यूनियन कहते हैं अमेरिकन ब्लॉक है जो हर टाइम ऐसे काम करते हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत यूनियन की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो सके। वो हर टाइम सोवियत यूनियन को डाउन शो करना चाहता है। तो यूएसए है यूएसए क्या करते हैं, सोवियत यूनियन कह रहे हैं यूएसए हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी टू अपेज हिटलर। तो जो हिटलर को प्रोवोक किया था जर्मनी, नाजी जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी पहले सोवियत यूनियन की टेरिटरी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हिटलर ने एक्सपेंशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, कहते इसके लिए भी यूएसए है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, इसी ने हिटलर को प्रोवोक किया था जिस वजह से हिटलर ने सोवियत यूनियन की टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू किया था। पुट जर्मनी एंड इटली अगेंस्ट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट खड़े किए थे। तो जर्मनी एंड इटली इतने दुश्मन नहीं थे जितने यूएसए ने इसके दुश्मन बनाए थे, क्योंकि यूएसए है वो सोवियत यूनियन की पावर को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं इंक्रीज करता देख सकता था, इसको वीक बनाना चाहता था। तो जब यूएसए इतना कुछ कर रहा है यूएसएसआर है वो कैसे चुप कर सकता है। इसीलिए यूएसएसआर कहता है टू चेकमेट दिस मूव्स ऑफ यूएसए सोवियत यूनियन हैड एंटर्ड इनटू सिक्योरिटी पैक्ट। जो हमने यूएसए का आर्गुमेंट किया था कि जो सोवियत यूनियन है इसने नॉन अग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट है जो जर्मनी के साथ साइन किया है, लेकिन इसके पीछे जो रशिया ब्लॉक है यही कहता है इसके लिए यूएसए ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ही तो जिस सिक्योरिटी पैक्ट नॉन अग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट विद जर्मनी के साथ एंटर करते हैं इसके साथ साइन करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि नाजी जर्मनी है वो सोवियत यूनियन पर अटैक नहीं करेगा एंड जो सोवियत यूनियन है जर्मनी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसमें सिचुएशन इतनी ज्यादा चेंज हो जाती हैं कि जो सोवियत यूनियन है इसको जर्मनी पर अटैक करना पड़ता है, इसके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था तो इसको अलाइड पावर के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, इंटरनेशनल वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसके लिए यूएसए है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसने यूएसए ने सोवियत यूनियन को जर्मनी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस भी सोवियत यूनियन का ही हुआ था। नंबर 2, सोवियत apprehension on the intention of West।
अब सोवियत है, सोवियत को लगता है कि जो यूएसए है इसके अटेंशन क्या है, इसके अटेंशन है कि मुझको हर टाइम डाउन शो करने की, जो मुझ पर ब्लेम के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, तो इस वजह से वो डर जाता है। एप्रीहेंशन ऑन द इंटेंशन ऑफ वेस्ट, तो वो कहते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूएसए है इसके डबल मोटिव्स थे। डबल मोटिव का मीनिंग क्या हो गया, पहले तो वो एक्सिस पावर है इनको हराना चाहता था, एक्सिस पावर जिसमें इटली, जापान, जर्मनी था, एंड जो अलाइड पावर थी जो आपस में मिलकर इसके अंगेज थी। अलाइड पावर में कौन आ रहा था, यूएसए, यूके एंड सोवियत यूनियन। और अलाइड पावर में हम तीनों इक्वल पार्टनर हैं, और इसमें जो सोवियत यूनियन है इसको भी वीक करना जो यूएसए की पॉलिसी था। तो जी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए की अटेंशन थी उसकी अटेंशन सोवियत यूनियन को वीक बनाने की थी। तो इसने हम बहुत ज्यादा ऐसे काम किए जिससे सोवियत यूनियन वीक हो सके। तो जी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स देते हैं। तो सोवियत यूनियन क्या आर्गुमेंट देती है, कहती डिले इन द ओपनिंग ऑफ सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी। अब जब जर्मनी है जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक्सपेंशन पॉलिसी के लिए जा रहा था, पहले फर्स्ट फ्रंट होता है, अटैक हो जाता है, उसके बाद जो स्टालिन है, स्टालिन जो रशिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, इनको लगता है कि अब हमको सेकंड फ्रंट है अगेंस्ट जर्मनी जो ओपन करना चाहिए, इसके लिए वो यूके एंड यूएसए को कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यूके एंड यूएसए है जी नहीं मानता है, जी कहते हैं इमीडिएटली हम अभी सेकंड फ्रंट, हम अभी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको वॉर के लिए बहुत ज्यादा टाइम की, वॉर प्रिपरेशन की लिए टाइम चाहिए। तो वो जानकर डिले कर देते हैं, जिस वजह से सोवियत यूनियन पर बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए सोवियत यूनियन है इनसे रूठ जाता है। तो जब चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे एंड रूजवेल्ट जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये दोनों डिसाइडेड करते हैं आफ्टर डिले टू ऑपरेट फ्रॉम सेंट्रल यूरोप नॉट फ्रॉम द वेस्ट साइड। जब स्टालिन ने कहा था कि हमको सेकंड फ्रंट खोलना है, पहले तो जी मानते नहीं है, बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। डिले के बाद जब जी सेकंड फ्रंट ओपन करते हैं, वेस्ट जर्मनी से स्टार्ट नहीं करते बल्कि सेंट्रल यूरोप से स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से नुकसान किसको पहुंचे, रशिया को पहुंचे, और जो वेस्ट यूरोप है वो इनके ब्लॉक के अंडर आ जाए, इनके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए। तो जब स्टालिन बिलीव कर रहे थे हमको अर्जेंट नीड है सेकंड फ्रंट की, तो यूएसए ब्लॉक इंटेंशनली डिले कर रहा था। इनकी डिले का कारण यही था कि जब यूएसए सार पर अटैक होगा, सोवियत यूनियन पर अटैक होगा, इससे सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। तो इसका पर्पस क्या है, सोवियत यूनियन को वीक बनाना है। तो जो सेकंड फ्रंट खोला गया जे सचमुच एक्चुअल में कोई रीजन नहीं था, जे इसलिए किया गया ताकि रशिया वीक हो सके। नेक्स्ट इज वेस्टर्न रिलेशंस विद फैसिस्ट इटली। अब इटली जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, इसमें यूएसए कहता है हम नाजीज्म के अंगेंस्ट हैं, हम फैसिज्म के अंगेंस्ट हैं। तो इस टाइम जो फैसिज्म है इटली में मसलूनी है, लेकिन इसके लिए जो इटली के साथ जो अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, तो ऐसा क्यों, जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेव करना चाहते हो तो फैसिज्म कहां से आ गया। इसके लिए ये कहा जाता है कि जो फैसिज्म है इटली में, इसको बैक बाय कैपिटलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था। तो कैपिटलिज्म है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो फैसिज्म को प्रमोट कर रहे थे। अगर कैपिटलिज्म को जे प्रमोट कर रहे थे, यूएसए है वो कैपिटलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, इसी आइडियोलॉजी को मान रहा था, तो वो यूएसए इसके अंगेंस्ट कैसे हो सकता था। इसीलिए जब इस पर अटैक होता है तो जो बहुत ईगरनेस दिखाते हैं यूएसए, यूके एंड फ्रांस, वो कहते हैं हमको इटली के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं। जब जिसके हम अंगेंस्ट हैं, जिसको हम डिफीट करना चाहते हैं, आप उसके साथ ही अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर हो। इससे जो यूएसए साथ सोवियत यूनियन है, इसके मन में डाउट क्रिएट हो जाता है कि जो भी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, इसमें जो सिर्फ सोशलिज्म के अंगेंस्ट हैं, ना कि किसी और आइडियोलॉजी के अंगेंस्ट हैं। नेक्स्ट इज इनएडुकेट
हेल्प टू यूएसएसआर बाय वेस्टर्न पावर्स। अब जब वॉर हो रही है, वॉर में हम तीन यूएसए, यूएसएसआर है एंड यूके है, इक्वल पावर्स में है। तो जब हम इक्वल पावर्स में हैं, तो जब हम अटैक कर रहे हैं, जो भी नुकसान होगा इक्वल शेयर होगा। उसमें कहा जाता है अब रशिया फ्रंट के साथ लड़ाई हो रही है, तो इसमें रशिया अपने पावर को यूज करते हैं, जिसको बाद में कंपनसेट करना था यूएसए ने। लेकिन एक्चुअल में जो रशिया का नुकसान होता है उसमें इनको बहुत कम इकोनॉमिक हेल्प की जाती है बाय यूएसए एंड यूके। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर हैड बिकम क्वाइट इकोनॉमिक वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर है वो इसके ही यूज हुई थी, तो जो इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं, तो जे अपनी इकोनॉमिक पावर के लिए यूएसए एंड यूको जो वेस्टर्न है इनसे हेल्प लेते हैं। तो लेकिन वेस्ट है वो इसकी रिक्वायरमेंट का ओनली 4% है वो ही फुलफिल करते हैं, वो भी डिलेड मैनर, जानकर वो डिले करते हैं। इसका मीनिंग है रशिया और भी ज्यादा वीक हो जाए, तो सोवियत यूनियन को वीक करने के लिए जिस सब स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाता है, तो इससे यूएसएसआर और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। इसको लगता है इन्होंने मुझको यूज किया, अब मुझे इकोनॉमिकली वीक बना दिया, इकोनॉमिकली वीक बनाकर अब खुद ही नई पावर, इकोनॉमिक पावर बनकर एक सुपर पावर के रूप में अमर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सडन टर्मिनेशन ऑफ लैंड लीज एग्रीमेंट। तो लैंड लीज एग्रीमेंट के थ्रू क्या था, यूएसए सोवियत यूनियन को हेल्प कर रहा था, लेकिन सडनली जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं ट्रूमैन, उन्होंने क्या कर दिया, जो सोवियत यूनियन को इकोनॉमिक एड मिल रही थी, जो इकोनॉमिक हेल्प मिल रही थी, उसको बंद कर दिया बाय लैंड लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर। इससे जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। जब उसकी एड बंद हो जाती है तो ये क्या करती है, इट एडिड फ्यूल टू फायर, आग में घी का काम करती है। हम साइकोलॉजिकली उससे दूर हो जाते हैं। मैंने अपने सभी रिसोर्सेस हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगा दिए। जब मैं इकोनॉमिकली वीक हो गया, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझको इकोनॉमिक हेल्प नहीं की, जिससे यूएसएसआर है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और यूएसएसआर वांटेड बिग शेयर व्हिच वाज गॉट फ्रॉम डिफीटेड नेशन। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होया, रशिया का होया। तो सोवियत यूनियन क्या डिमांड कर रहा था, जो डिवेटेड नेशन से हमने जो भी कुछ लिया है इसमें ज्यादा शेयर किसका होना चाहिए, सोवियत यूनियन का। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज है इस चीज के लिए मान नहीं रही थी। इसके लिए वो कहते थे जो भी हमको मिला है इक्वल शेयर होगा, लेकिन जब नुकसान होता है रशिया का ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए यूएसएसआर को सब स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है कि जो मुझको वीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यूएसएसआर बाय वेस्टर्न प्रेस एंड लीडर्स। ऑल्दो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ मिलकर खड़े हैं, लेकिन जो वेस्टर्न प्रेस है और इसके लीडर्स हैं, जे यूएसएसआर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ही प्रोपेगेंडा चलाई जा रही हैं, हर टाइम इसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे कंटिन्यूड देयर बेसिक पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म। तो वो सोवियत यूनियन को, उसके कम्युनिस्ट पॉलिसी को हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे थे। जब हम आपस में साथ मिलकर खड़े हैं, अब हमारे ही अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं, तो इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं। जहां पर मैं अपना फ्रेंड मानकर इनके हर एक हेल्प करूं, इकोनॉमिक मिलिट्री हेल्प हो रही है, लेकिन फिर भी आप मेरे अगेंस्ट, मेरे फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट ये चल रहे हो, तो इस तरह साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह हर एक बात पर प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती जाती हैं, जो इसके बाद बहुत बड़ा कोज बनता है अमेरिकन सीक्रेसी ओवर न्यूक्लियर बम। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, इसमें न्यूक्लियर बम से यूएसए ने अटैक किया था, जिससे यूएसए सुपर पावर बन गया था, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो जापान सरेंडर किस लिए किया था, जब इसके दो बड़ी बड़ी सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी है, इस पर न्यूक्लियर बम से अटैक हुआ था। जब हम इक्वल लड़ रहे हैं, इक्वल पार्टनर हैं, उस टाइम एक कंट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर लेती है और डिसाइड भी कर लेती है न्यूक्लियर अटैक, लेकिन अपने ही फ्रेंड को जो उसके साथ खड़ा है, आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, जो इक्वल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप उसको ये बात कंफर्म भी नहीं कर रहे। कंफर्म तो क्या, उसे कंसल्ट भी नहीं कर रहे हैं।
तो कंप्लीट सीक्रेसी रखी जाती है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। इसको तो पता भी नहीं था न्यूक्लियर बम होता क्या है। एंड यूएसए डिसीजन टू ड्रॉप एटम बम्स ऑन जापान, जिस वजह से ये दोनों डिफरेंसेस हैं क्रिएट हो जाते हैं। तो यूएसए एंड यूएसएसआर ये दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाते हैं विद द न्यूक्लियर बम। तो इस टाइम यूएसए है वो अपनी इस न्यूक्लियर नो-हाउ को यूके एंड कनाडा के साथ शेयर करने में रेडी था, लेकिन सोवियत यूनियन के साथ अपनी इस स्ट्रैटेजी को, अपनी इस नो-हाउ को वो शेयर करने को रेडी नहीं था। नेक्स्ट इज वेस्टर्न पॉलिसी टू आइसोलेट द सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन है इंटरनेशनल लेवल पर इसको आइसोलेट करने की हर कोशिश की जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके चर्चिल हैं, तो ये सिर्फ यूके के नहीं थे, इसको पूरा वर्ल्ड सुनते हैं, जो फुल टोन स्पीच देते हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसमें सोवियत यूनियन के अगेंस्ट आप स्पीच दे रहे हो जिसको पूरा वर्ल्ड सुन रहे हैं, हम साथ में खड़े हैं, आप हमारे फ्रेंड के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। और उस टाइम आयरन कर्टेन टर्म है इसको यूज किया गया। आयरन कर्टेन के मीनिंग जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो की जाती है कि सोवियत यूनियन ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो सेनेट है यूएसए है वो भी सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज है इसको कंडेम करता है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। वेस्ट क्या कर रहा है, सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे काम किए जाते हैं जिससे ये सोवियत यूनियन है जो अकेला हो सके, जिसका कोई फ्रेंड ना हो, तो ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज प्रेसिडेंट ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एंड इट्स इम्पैक्ट। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उनका डॉक्ट्राइन क्या था, उन्होंने 47 में यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम है अंडर मार्शल प्लान इसको स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा जो भी कंट्रीज अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेव करना चाहती हैं, जो अपने आप को सोशलिज्म से बचाना चाहती है, हम उनको हेल्प करेंगे। तो उनको मार्शल प्लान के थ्रू 13.3 बिलियन डॉलर की हेल्प की थी। तो इस तरह वो क्या करते हैं, जो भी अपनी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सोशलिज्म को बचाना चाहते हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो डॉक्ट्राइन, ऐसा डॉक्ट्राइन जिसमें आप सोशलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इसके अगेंस्ट यूएसएसआर है वो भी एक्शन लेते हैं, वो भी ईस्ट फायर है वो बना लेते हैं, जिसमें ईस्टर्न कंट्रीज है इसमें सोशलिज्म है, सोशलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए वो कंपेल कर देता है। तो उसने भी जो पॉलिसी बनानी थी। तो इस तरह यूएसएसआर है वो कुछ और कह रहा है, यूएसए है वो कुछ और कह रहा है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर हुई है इसमें एक नहीं दोनों कंट्रीज हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट एंड वेस्ट ये दोनों का इक्वल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्यूचुअल मिसट्रस्ट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, वो एक दूसरे पर फेथ नहीं कर रहे थे। तो सीक्रेसी कितनी ज्यादा रखी गई थी, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअल मिसट्रस्ट, म्यूचुअल एंटागोनिज्म, हम दोनों में कन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, हर बात पर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आइडियोलॉजिकल इनकैपेबिलिटी, यूएसए कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है और यूएसएसआर सोशलिज्म को प्रमोट कर रही है। जो सोशलिज्म है वो क्या है, जो यूएसएसआर की फादर लैंड मानी जाती है। कार्ल मार्क्स का जन्म तो भी रशिया में सोवियत यूनियन में होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर, मीनिंग वॉर के टाइम में इनमें डिफरेंसेस है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इन सब कॉजेस की वजह से कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसका एंड 90 में होता है। तो जो 45 ईयर्स के लिए कोल्ड वॉर चलती जाती है। तो आज हमने सेशन में कॉजेस की है, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी स्टेजेस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।